वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्ट 56 ऑफ PYQ सीरीज़, जिसमें हम JKPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो है वो कवर करेंगे। उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? द न्यूट्रिएंट दैट इज़ लीस्ट अवेलेबल कंपेयर टू व्हाट प्लांट रिक्वायर नोन एज। तो द न्यूट्रिएंट दैट इज़ लीस्ट अवेलेबल कंपेयर टू व्हाट प्लांट रिक्वायर इज़ नोन एज लिमिटेड न्यूट्रिएंट। जो लिमिटेड अमाउंट में, लीस्ट अमाउंट में अवेलेबल होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। न्यूक्लियर पावर प्लांट generate electricity by using a uncontrolled nuclear fusion reaction, controlled nuclear fusion reaction, uncontrolled nuclear fusion reaction और controlled nuclear fusion reaction। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन। क्या होता है? फिजन रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, कंट्रोल फिजन रिएक्शन जो है हमें देखने को मिलती है इन न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेशन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनडोर एयर पोल्यूटेंट। हमेशा याद रखना, इनडोर एयर पोल्यूटेंट के लिए जो है आपका रेडोन गैस रिस्पॉन्सिबल होती है। रेडोन गैस कॉज द इनडोर एयर पोल्यूटेंट। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ट्रीटी एम टू रिड्यूस द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट के लिए क्या है आपका? बेसल कन्वेंशन। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट के लिए क्या है आपका? बेसल कन्वेंशन। क्योटो मॉन्ट्रियल जो है आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए। क्योटो जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। और आपका बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट को मैनेज करने के लिए, हजार्डस वेस्ट को मैनेज करने के लिए बेसल कन्वेंशन साइन किया गया था। नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की रडार जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं? तो रडार जो है हम बेसिकली रडार विच स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रडार। रडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फैब्रिक फिल्टर्स किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? फाइन पार्टिकल्स के लिए। साइक्लोन सेपरेटर कोरस पार्टिकल्स के लिए। कैटालिटिक कन्वर्टर्स गैशियस पोल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में हम क्या यूज़ करते हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज़ करते हैं। देन वेट स्क्रबर्स की बात करें तो गैशियस पोल्यूटेंट एंड लार्ज पार्टिकल इन फ्लू जो है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लार्ज पार्टिकल इन फ्लू को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेट स्क्रबर्स का। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका असर्शन और रीज़न दे रखा है और ये दैट इज़ रिलेटेड टू बायस्टैंड। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमें मीडियन जो है वो कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे कितने नंबर्स दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल कितने नंबर है? 13 नंबर हमें दे रखे हैं। तो फॉर्मूला जो है आपको ये जो गिवन है, इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करेंगे 13 + 1 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया? 14 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 14 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा आपका? 7 आएगा। तो जो 7th नंबर पे वैल्यू प्रेजेंट है वो क्या है आपकी? 7th नंबर पे। तो टोटल 13 स्टूडेंट है ना, तो 7 नंबर पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो है आपकी 27। ठीक है, 27। तो 27 क्या होगा? इसका मीडियन होगा, ना कि 32। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विच इज़ द मोस्ट पावरफुल डिसइंफेक्टेंट अगेंस्ट द वायरस। इनमें से कौन सा जो है पावरफुल फैक्टर है, डिसइंफेक्टेंट है अगेंस्ट द वायरस? तो वो क्या है आपका? ओजोन। ओजोन इज़ द पावरफुल डिसइंफेक्टेंट अगेंस्ट द वायरस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन टर्म ऑफ रेफरेंस। टर्म ऑफ रेफरेंस जो है TOR किस में यूज़ करते हैं? स्क्रीन स्कोपिंग में। किस में यूज़ करते हैं हम? टर्म ऑफ रेफरेंस स्कोपिंग में यूज़ करते हैं। देन ड्यू टू द सिमिलैरिटी ऑफ कैल्शियम which among the following is radioactive pollutant is deposited in human bone। ह्यूमन बोन में जो है वो स्ट्रॉन्शियम 90 जो है आपका क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है। ड्यू टू द सिमिलैरिटी ऑफ कैल्शियम अमंग अस विच ऑफ द रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट इज डिपोजिटेड इन बोन। तो स्ट्रॉन्शियम 90 जो है आपका क्या हो जाता है? ह्यूमन बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है कैल्शियम का, बिकॉज द सिमिलैरिटी इट इज सिमिलर टू कैल्शियम। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फेज दे रखे हैं आपको
और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है फेलियर एग्जिबिटेड ड्यूरिंग दी ईच फेज। तो फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट फेज में क्या होगा आपका, फर्स्ट फेज में राइज इन टेम्परेचर इन लैंडफिल। सबसे पहले क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, राइज इन टेम्परेचर इन द लैंडफिल। सेकेंड फेज में क्या होगा, सेकेंड फेज में क्या होगा आपका, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन और CO2 आपका रिलीज होगा। देन उसके बाद थर्ड फेज में क्या होगा आपका, थर्ड फेज में क्या होगा आपका, मैक्सिमम इवोल्यूशन ऑफ मीथेन गैस। देन इसके बाद क्या फॉर्म होगा आपका, मीथेन गैस फॉर्म होगा। फोर्थ फेज में क्या होगा, मिथेनोजेनिक एक्टिविटीज़ गेट स्टेबलाइज। मिथेनोजेनिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या हो जाएंगी, स्टेबलाइज होगी। तो फर्स्ट फेज में क्या हुआ आपका, टेम्परेचर राइज हुआ। सेकेंड में H2 और CO2 गैस जो है वो रिलीज हुई। देन थर्ड में क्या हुआ, मीथेन गैस रिलीज हुई। देन फोर्थ में क्या हुआ, मिथेनोजेनिक एक्टिविटी गैस स्टेबलाइज। मिथेनोजेनिक एक्टिविटी क्या हो गई, स्टेबलाइज होगी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, द कोगुलेंट कॉमनली यूज इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंक्लूड। कौन सा कोगुलेंट, देन कौन सा कोगुलेंट जो हम यूज़ करते हैं एज अ ट्रीटमेंट इन प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फाइड भी यूज़ करते हैं, एनहाइड्रस आयरन सल्फेट भी, और कॉपर का भी हम यूज़ करते हैं। तो ऑल दी अबव इज़ दी करेक्ट आंसर, ऑल दी अबव इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तीनों के तीनों जो हम यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, अ सूटेबल टर्म एसोसिएटेड विद द term duration between exposure of any risk factor and occurrence of adverse effect is, इसको क्या बोलेंगे, a suitable term associated with the time duration between exposure of any risk factor and occurrence of adverse effect is known as latency period, that is known as latency period। clear है। then next question क्या कह रहा है, question number 51 assertion crop including alfalfa, clover, corn, rye, sorghum and soy are generally grown in soil and has been contaminated with petroleum hydrocarbon because reason क्या कह रहा है, the phytoremediation is effective in fast growing crop। तो ये क्या है, effective in fast growing deep rooted and tree and varieties। तो दोनों केसेस में अगर हम देखें, दोनों ऑप्शन जो हैं वो आपके करेक्ट हैं, लेकिन बट रीज़न जो है वो आपका करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बोथ ए और आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्रॉप जो है आपकी कॉर्न है, राई है, सॉर्गम है, सोय है, ये क्या है, दैट हैज़ बीन द सॉइल दैट हैव बीन कंटामिनेटेड विद पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से कंटामिनेटेड है। तो रीज़न क्या कह रहे हैं कि फाइटोरेमेडिएशन इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन फास्ट ग्रोइंग डीप रूटेड ट्री एंड वेराइटी। फाइटोरेमेडिएशन के प्रोसेस से हम यूज़ करके इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इस तरीके से क्या है प्रॉपरली इसको कोट नहीं कर रखा। दैट्स वाई इट इज़ द रीज़न एंड असर्शन इज़ करेक्ट बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए रीज़न। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रेडियो सोनेट इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेज़र। रेडियो सोनेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो किसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ एयर टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर अप द एलिवेशन ऑफ 30 किलोमीटर। तो वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ एयर टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर अप टू एलिवेशन ऑफ 30 किलोमीटर के एलिवेशन तक की स्टडी करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियो सोनेट। तो वर्टिकुलर प्रोफाइलिंग ऑफ एयर टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर अप टू एन एलिमिनेशन ऑफ 30 किलोमीटर, एलिवेशन ऑफ 30 किलोमीटर जो है इसको यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे थे, थर्मल पायरोलिसिस प्रोसेस कैन रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट बाय अप टू। थर्मल पायरोलिसिस प्रोसेस जो है वो 10 to 25% तक आपका वेस्ट जो है सॉलिड वेस्ट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन मर्शले स्केल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग द प्रोजेक्ट नीडिंग द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एंड इन द कॉस्ट बजट ऑफ प्रोजेक्ट इज EIA नोटिफिकेशन 1994। कौन से प्रोजेक्ट को जो है इसमें से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो बल्क ड्रग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लगाने के लिए,
ज़रूरत पड़ेगी, यस। थर्मल पावर प्लांट्स के लिए भी ज़रूरत पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रो प्लांटिंग यूनिट्स के लिए नहीं, डिस्टिलरी यूनिट्स लगाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। तो स्मॉल थर्मल पावर प्लांट्स के लिए जो है हमें इस इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की नीड नहीं होती है, लेकिन बल्क ड्रग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट्स के को बनाने के लिए या फिर डिस्टिलरीज़ के लिए जो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है एज़ पर EIA नोटिफिकेशन। तो 1, 3 और 4 इज़ दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैनिटरी लैंडफिल कॉज मोबाइल ट्रबल ड्यूरिंग द सैनिटरी लैंडफिल में कॉज ट्रबल ड्यूरिंग द पीक मानसून, पीक समर और पीक विंटर। तो पीक मानसून में जो है आपका सैनिटरी लैंडफिल जो है वो ओवरफ्लो हो जाती है, पानी जो उसमें भर जाता है, जिसकी वजह से स्मेल ऑर्डर जो है देखने को मिलते हैं और बहुत सारी बीमारियां जो है वो स्प्रेड होती है। तो सैनिटरी लैंडफिल में ट्रबल ड्यूरिंग दी पीक मानसून के दौरान जो है हमें ट्रबल क्रिएट करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन ओजोन डिप्लीशन इज मच मोर इन अंटार्कटिक रीजन एज कम्पेयर टू आर्कटिक रीजन बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ आर्कटिक रीजन इज नियरली 5 डिग्री सेल्सियस हॉटर देन आर्कटिक रीजन। तो रीजन जो है वो आपका फॉल्स है, ठीक है। पोलर आइस कैप्स की वजह से जो है वहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, RA इज ट्रू बट R इज दी फॉल्स। क्लियर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरली इन द डीप ओशन द स्पीड ऑफ सुनामी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। स्पीड ऑफ सुनामी जो वेरी करती है आपका 500 से 1000 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड पर आवर, ठीक है, मीटर पर सेकंड पर आवर, 500 से 1000 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर जो है आपका सुनामी स्पीड जो है वो वेरी करती है डीप ओशंस में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोटेशियम सोल्युबलाइजिंग माइक्रोब दैट एक्ट इन बायो फर्टिलाइजर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं ये, अमाइनो बैक्टर की कैटेगरी में। किस में, अमाइनो बैक्टर की कैटेगरी में। द पोटेशियम solubilizing microbe that act as a biofertilizer fall under the category of aminobacteria। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुपर एडियाबैटिक लैप्सेट वेट। ये क्वेश्चन जो है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बहुत अच्छे से जो है इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर जो है मैं कवर कर चुकी हूँ। तो आप जो है वो वीडियो लेक्चर प्रेफर कर सकते हैं टू क्लियर दीज काइंड ऑफ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो सुपर एडियाबैटिक लैप्सेट जो है दैट इज़ रिलेटेड टू जब इन्वायरमेंटल लैप्सेट आपका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एडियाबैटिक लैप्सेट। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं टू क्लियर दीज काइंड ऑफ इश्यूज। क्लियर है। देन वेट एडियाबैटिक लैप्सेट के लिए जो है वो क्या होगा आपका 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। टेम्परेचर कितना चेंज होगा, 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। कॉनिंग प्लूम के लिए क्या होता है आपका, कॉनिंग प्लूम के लिए एडियाबैटिक लैप्सेट आपका ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू इन्वायरमेंटल लैप्सेट। नेगेटिव लैप्सेट है तो इट्स मीन दैट दे आर शोइंग दी रेडिएशन इन्वर्जन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ फाइटोरेमेडिएशन आर फाइटो एक्सट्रैक्शन, फाइटो वॉलेटाइलाइजेशन और फाइटो स्टेबलाइजेशन। 1, 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर। तो फाइटो सिमुलेशन नहीं होगा, फाइटो एक्सट्रैक्शन, वॉलेटाइलाइजेशन और स्टेबलाइजेशन। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 3 background correction method used in AAS, 3 background method that is used in AAS, that is the deuterium arc, ठीक है। और क्या यूज़ करते हैं deuterium arc के साथ, जीमेन, ठीक है, जीमेन के साथ अलावा क्या यूज़ करेंगे हम, स्मिथ हाइटिफिक मेथड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2, 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनर्जी यील्ड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्यूल बाय हाइड्रोजन अप्रॉक्सीमेटली, एनर्जी यील्ड ऑब्जर्व फ्रॉम द बायो हाइड्रोजन अप्रॉक्सीमेटली दैट इज द 120 to 140 mg per kg, 120 to 140 mg per kg इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द असर्शन कह रहा है मिथैनोग्लोबोएनीमिया
is the condition which blood is not able to carry enough oxygen to the body. Yes, this is true. रीज़न क्या कह रहे हैं, कंज्यूमिंग द ड्रिंकिंग वाटर विद हाई क्लोरीन लेवल में कॉज द मिथानोग्लोबिन. नो, मिथामोग्लोबिन जो है वो किसकी वजह से कॉज होता है. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इनकरेक्ट है. तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है. देन क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं. द रीसेंट IUCN रेड लिस्ट क्रिटिकली इंडेंजर स्पीशीज ऑफ इंडिया इंक्लूड. क्रिटिकली इंडेंजर स्पीशीज ऑफ इंडिया में हमने क्या इंक्लूड करा है, दैट इज दी वन हॉर्न राइनो, नीलगिरी थार और इंडियन बाइसॉप. तो आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें. थैंक यू सो मच.